पुराने जमाने की बात है। एवरलीन की रियासत में शहजादी एलिना रहती थी। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी गैर मामूली जहानत और फहम व फरासत के लिए भी मशहूर थी। एलिना को पहेलियां हल करना, कदीम किताबें पढ़ना और हर तरह के चैलेंजों के लिए जबरदस्त हिकमत अमली तैयार करना पसंद था। एक दिन एक खौफनाक अजदहा जिसका नाम डराकून था, तारीक पहाड़ों से नमूदार हुआ और रियासत में दहशत फैलाने लगा और बहुत ज्यादा सोने और कीमती जवाहरात का खराज मांगने लगा। बादशाह, जो कि एलिना का वालिद था, बेहद परेशान था और उसने अपने सबसे समझदार मुशीरों से मशवरा तलब किया, मगर कोई भी अजदहा को शिकस्त देने की तरकीब न सोच सका। शहजादी एलिना, जो अपने वालिद की आंखों में मायूसी देख रही थी, ने अजदहा का मुकाबला करने की पेशकश की। बादशाह अपनी प्यारी बेटी को खतरे में भेजने से हिचकिचाता था, मगर एलिना ने इसरार किया, अपनी जहानत पर एतमाद रखते हुए कि वो अजदहा को चालाकी से शिकस्त देगी। एलिना ने पहाड़ों की तरफ सफर शुरू किया, अपने साथ सिर्फ अपनी तेज अकल और कुछ आम औजार लेकर। जैसे जैसे वो घने जंगलात और खतरनाक रास्तों से गुजरती गई, वो सोचती रही कि अजदहा को कैसे चकमा दिया जा सकता है। रास्ते में इसकी मुलाकात मुख्तलिफ मखलूकात से हुई, एक अक्लमंद उल्लू, एक चालाक लोमड़ी और एक खौफजदा हिरन, जिन्होंने इसे मुख्तलिफ मशवरे दिए। आखिरकार एलिना डराकून के गार तक पहुंच गई। अजदहा, जो कि एक बड़े और खौफनाक जानवर था और जिसके पैमाने लोहे की तरह सख्त थे, इसे देखकर धाड़ने लगा। यहाँ कौन आया है शहजादी? इसने धाड़ कर कहा। क्या तुम खराज पेश करने आई हो या रहम की भीख मांगने? एलिना ने बेखौफी से जवाब दिया, मैं एक चैलेंज पेश करने आई हूँ, एक जहानत की जंग, ताकत की नहीं। अगर मैं जीत गई तो तुम्हें हमेशा के लिए हमारी रियासत छोड़नी होगी। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी मतलूबा तमाम सोना दे दूंगी। अजदहा इसकी जुर्रतमंदी से मुतवज्जह हुआ और मान गया। ठीक है शहजादी, तुम्हारा चैलेंज किया है। एलिना ने पहेलियों का खेल तजवीज किया। वो 3 पहेलियां पूछेगी और अगर डराकून इन सब का जवाब दे सके तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर वो नाकाम हुआ तो उसे रियासत छोड़नी होगी। अपनी अकल पर एतमाद रखते हुए डराकून ने हामी भरी। एलिना ने अपनी पहली पहेली पूछा, मैं बहुत हल्का हूँ, मगर सबसे ताकतवर आदमी मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक नहीं पकड़ सकता। मैं कौन हूँ? राकून ने लम्हा भर सोचा और फिर जवाब दिया, सांस। एलिना ने सर हिलाकर मंजूरी दी और दूसरी पहेली पूछने लगी, मैं टूट सकता हूँ, बनाया जा सकता हूँ, बयान किया जा सकता हूँ और खेला जा सकता हूँ। मैं क्या हूँ? राकून ने लम्हा भर सोचा और फिर जवाब दिया, मजाक। मुतासिर होकर भी एलिना ने आखिरी पहेली पेश की, मैं बगैर परों के उड़ता हूँ, मैं बगैर आँखों के रोता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ अंधेरा उड़ जाता है। मैं क्या हूँ? डराकून हिचकिचाया, जवाब जानने से कासिर रहा। इसने अपना दिमाग छान मारा मगर पहेली का जवाब ना दे सका। आखिरकार उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। मुझे जवाब नहीं मालूम। वो क्या है? एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, बादल। अपने वादे की पाबंदी करते हुए डराकून ने नाराजगी में धाड़ मारी मगर मुआहिदे की पासदारी की। तुमने मुझे शिकस्त दी है शहजादी एलिना, मैं वादा के मुताबिक तुम्हारी रियासत छोड़ दूंगा। अपने परों की जबरदस्त फड़फड़ाहट के साथ डराकून आसमान में उड़ा और पहाड़ों में गायब हो गया। एवरलीन के लोग खुशी से झूम उठे, एलिना की जहानत और जुर्रत का जश्न मनाने लगे। एलिना एक हीरो की तरह महल में वापस आई। इसकी हिकमत और जुर्रत ने रियासत को बचा लिया था और उसे पूरी रियासत में सराहा गया। बादशाह अपनी बेटी पर फख्र करते हुए ने ऐलान किया कि एलिना रियासत के मशवरती उमूर में शामिल होगी
मसाइल हल करने और फैसले करने में मदद करेगी। एलिना की रहनुमाई में एवरलीन की रियासत ने तरक्की की। इसने अपनी अक्ल और हिकमत को इस्तेमाल करते हुए लोगों की हिफाजत और खिदमत की, ये साबित करते हुए कि कभी कभी दिमाग जिस्मानी ताकत से ज्यादा ताकतवर होता है। कहानी का सबक है शहजादी एलिना की कहानी हमें सिखाती है कि ज़हानत, जुर्रत और चालाक सोचना सबसे बड़े चैलेंजों को भी शिकस्त दे सकता है। बहादुरी न सिर्फ जिस्मानी ताकत में है बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मसाइल हल करने और अपने प्यारों की हिफाजत करने में है। एक दफा का जिक्र है कि सरसब्ज़ो शेदाब मैदानों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, आदिम, बिन्यामीन और चार्लिस। ये तीनों भाई अपनी करीबी ताल्लुक और मुख्तलिफ सलाहियतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। आदिम, जो कि सबसे बड़ा भाई था, मोहतात और अक्लमंद था। बिन्यामीन दरमियाना भाई था, जो कि बेखौफ था, और चार्लिस सबसे छोटा, मेहरबान और तख्लीलाती था। एक दिन इन भाइयों ने अपने गांव के किनारे पर एक जादुई जंगल की कहानी सुनी। कहा जाता था कि ये जंगल खजानों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें खतरात भी बहुत हैं। तजस्सुस और लालच से मजबूर इन तीनों भाइयों ने इस जंगल में जाने का फैसला किया। जाने से पहले इनकी अक्लमंद दादी ने इन्हें नसीहत की, मेरे प्यारे पोतों, सबसे बड़े खजाने हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वो नजर आते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ हमेशा सच्चे रहना। अपनी दादी की बातों को अपने जहन में रखते हुए इन भाइयों ने अपने सफर का आगाज किया। जंगल तक का रास्ता काफी तवील और पेचीदा था, मगर वो जंगल पहुंच गए। जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो दरख्त गहरे और हवा सर्द होती गई। इनका पहला चैलेंज एक गहरी और तेज बहने वाले दरिया की सूरत में आया। वहाँ कोई पुल नजर नहीं आता था और पानी का बहाव इतना तेज था कि तैरकर पार नहीं जा सकते थे। आदिम ने अपनी हिकमत से मशवरा दिया कि हमें एक कश्ती बनानी चाहिए, और बिन्यामीन ने अपनी महमजोई के रुख के साथ एक कश्ती बना ली, जबकि चार्लिस ने अपनी खुशगवार कहानियों और गानों से इनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कामयाबी से दरिया पार किया और अपना सफर जारी रखा। बिन्यामीन, जो हमेशा खतरात लेने के लिए तैयार था, चाहता था कि वो फौरन आगे बढ़े, लेकिन आदिम ने उसे मोहतात रहने का मशवरा दिया। हमें एक महफूज रास्ता तलाश करना होगा, उसने कहा। जब रात हुई, भाइयों ने कैंप लगाया और बारी बारी पहरा देने लगे। चार्लिस के पहरे के दौरान उसने एक चमकदार रोशनी देखी। तजस्सुस से मजबूर होकर उसने अपने भाइयों को जगाया और उन्होंने तहकीक करने का फैसला किया। वो रोशनी का पीछा करते हुए एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी खाली कॉटेज मिली। अंदर उन्होंने एक कदीम नक्शा पाया जो उन्हें जंगल के क्लब तक ले जाने का वादा था, जहां सबसे बड़ा खजाना छिपा हुआ था। अपनी दरियाफ्त से पुरजोश होकर भाइयों ने सुबह सवेरे सफर शुरू किया और नक्शे की पेचीदा हिदायत की पैरवी की। उन्होंने रास्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया, खतरनाक रास्ते, जंगली जानवर और जादुई जाल, लेकिन हर बार उन्होंने इन मुश्किलात को एक दूसरे पर एतमाद और अपनी सलाहियतों के जरिए अबूर किया। आखिरकार वो जंगल के क्लब में पहुंच गए, जहां एक शानदार दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें चमकदार जवाहरात से सजी हुई थी और उसकी जड़ों में खजाने का संदूक पड़ा था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोलते, एक बुरी औरत नमूदार हुई। उसने खुद को जंगल की मुहाफिज के तौर पर तारुफ कराया और उन्हें बताया कि उनके सामने एक आखिरी चैलेंज है। खजाना हासिल करने के लिए आप में से हर एक को एक इंतखाब करना होगा। उसने कहा, आप दरख्त से एक जौहर ले सकते हैं जो आपको दौलत और ताकत देगा, या आप खजाने को छोड़ सकते हैं और इसके बदले में कुछ ज्यादा कीमती हासिल कर सकते हैं। आदिम ने अपनी हिकमत के साथ जौहर को छोड़ने का फैसला किया। बिन्यामीन ने कुछ सोचने के बाद भी जौहर को छोड़ने का फैसला किया। अपने भाई की अक्ल पर भरोसा करते हुए चार्लिस ने अपने मेहरबान दिल के साथ खजाने को छोड़ने का इंतखाब किया, ये यकीन रखते हुए कि उनका सफर पहले ही इनके करीब आ चुका है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अपनी असल शक्ल में जाहिर हुई, जो कि एक ताकतवर जादूगरनी थी। आपने दानिशमंदी का इंतखाब किया है, उसने कहा। सबसे बड़ा खजाना दौलत या ताकत नहीं, बल्कि वो मोहब्बत और रिश्ता है जो आप भाइयों के दरमियान में है।
آپ کے اتحاد، حکمت اور مہربانی نے آپ کی قدر ثابت کی ہے۔ اپنی ہاتھ کی لہر کے ساتھ اس نے ہر بھائی کو ایک منفرد تحفہ دیا۔ آدم کو اس نے بصیرت کا تحفہ دیا، بنیامین کو اس نے بہادری کا تحفہ دیا اور چارلز کو اس نے ہمدردی کا تحفہ دیا۔ یہ تحفے ان کی زندگیوں کے دوران ان کی رہنمائی کریں گے، انہیں دانشمندانہ فیصلہ کرنے، کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے اور دوسروں کے دلوں کو سمجھنے میں مدد کریں گے۔ تینوں بھائی اپنے گاؤں واپس آئے، نہ سونے یا جواہرات کے ساتھ بلکہ کچھ زیادہ قیمتی کے ساتھ۔ انہوں نے سیکھا کہ حقیقی خزانہ ان کے رشتے کی طاقت اور ان کی خوبیوں میں ہے۔ اور یوں تین بھائیوں اور جادوئی جنگل کی کہانی ان کے گاؤں میں ایک کہانی بن گئی، ایک لازوال یاد دہانی کہ سب سے بڑے خزانے ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ نظر آتے ہیں، اور سفر اکثر منزل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کہانی کا سبق یہ ہے کہ حقیقی خزانہ ان رشتوں میں ہوتا ہے جو ہم اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور ان خوبیوں میں جو ہم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ دولت اور طاقت عارضی ہے، لیکن حکمت، بہادری اور ہمدردی دائمی تحفے ہیں جو ہماری زندگیوں اور دوسروں کی زندگیوں کو مالا مال کرتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹے سے مصروف گاؤں میں ایک ذہین لڑکا سیم رہتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی سیم نے پہیلیاں حل کرنے اور روزمرہ اشیاء سے آلات بنانے میں غیر معمولی مہارت دکھائی۔ اس کا تجسس ہمیشہ نئی چیزیں دریافت کرنے اور نئے خیالات پر کام کرنے میں مصروف رہتا۔ یہ گرمیوں میں گاؤں کو شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو دریا ان کی فصلوں کو پانی دیتا تھا وہ سوکھ گیا اور کھیت مرجھانے لگے۔ دیہاتی پریشان تھے کیونکہ ان کی روزی روٹی کا انحصار فصل پر تھا۔ ان کی کوششوں کے باوجود وہ کوئی حل نہیں نکال سکے۔ مدد کرنے کے لیے سیم نے اپنے چھوٹے سے ورکشاپ میں گھنٹوں سوچ بچار کی۔ اس نے دیکھا کہ زمین کیسے ڈھلوان ہے اور کہاں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا۔ متاثر ہو کر اس نے پرانے پائپ، بالٹیاں اور کچھ اضافی پرزے استعمال کرتے ہوئے ایک سادہ آبپاشی کا نظام تیار کیا جو اس نے برسوں میں جمع کیے تھے۔ ایک واضح منصوبہ کے ساتھ سیم نے گاؤں کے بزرگوں سے رابطہ کیا۔ پہلے تو وہ شکوک و شبہات کا شکار تھے، لیکن سیم کا جوش و خروش اور اعتماد انہیں قائل کر گیا کہ اس کے خیال کو ایک موقع دیں۔ گاؤں والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نظام قائم کرنے کے لیے انتھک محنت کی جو گاؤں کے کنویں سے کھیتوں تک پائپوں کو جوڑتا تھا۔ جب سب کچھ تیار ہو گیا، سیم اور گاؤں والوں نے نظام کو چلایا۔ ہر ایک کی خوشی کے لیے پانی پائپوں سے بہنے لگا اور سوکھے ہوئے کھیتوں تک پہنچ گیا۔ فصلیں آہستہ آہستہ بحال ہو گئیں اور ایک بار پھر سبز ہو گئیں۔ سیم کی ذہانت کی بدولت گاؤں دوبارہ خوشحال ہو گیا۔ سیم کے ذہین حل کی خبر گاؤں اور اس سے آگے پھیل گئی۔ لوگ اس نوجوان لڑکے کی تعریف کرنے آئے جس نے اپنی عقل اور تخلیقی صلاحیت سے اپنی برادری کو بچایا۔ سیم کی کہانی نے دوسروں کو باکس سے باہر سوچنے اور اپنی برادری کی خدمت میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ایک بچہ بھی نمایاں فرق پیدا کر سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سیم مسلسل نئی ایجادات کرتا رہا، ہمیشہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتا رہا۔ مسئلہ حل کرنے اور کمی ونٹی کی روح کا اس کا ورثہ زندہ رہا، جس نے اسے گاؤں میں ایک محبوب شخصیت بنا دیا۔